मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू 4 दिन की भारत यात्रा पर है। चीन समर्थक मोइजू कभी भारत विरोध की आवाज बुलंद करते हैं, लेकिन अब उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। तीसरी बार मोदी सरकार बनने के बाद मोइजू लगातार भारत से अपने रिश्तों को सुधारने की कोशिश में है। मोइजू ने आज प्रधानमंत्री मोदी के साथ बैठक की और दोनों मुल्कों के बीच व्यापार समेत कई अहम मुद्दों पर बातचीत की। इसके पहले रविवार को उन्होंने कहा था कि कभी भी भारत की सुरक्षा पर आंच नहीं आने देंगे। देखिए रिपोर्ट। राष्ट्रपति भवन में ग्रैंड वेलकम, गार्ड ऑफ ऑनर और प्रधानमंत्री मोदी से गर्मजोशी के साथ मुलाकात। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइजू के भारत दौरे की ये तस्वीरें दोनों देशों के बदलते रिश्तों की कहानी बयां कर रही हैं। मोइजू पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आए हैं। राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका भव्य स्वागत किया। इसके बाद हैदराबाद हाउस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मालदीव के राष्ट्रपति की रक्षा, सुरक्षा और द्विपक्षीय कारोबार पर अहम चर्चा हुई। द्विपक्षीय वार्ता के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मालदीव हमारा भरोसेमंद पड़ोसी है, दोनों देश मिलकर काम करते रहेंगे। मालदीव की आवश्यकता अनुसार $400 मिलियन और 3,000 करोड़ रुपए का करेंसी स्वैप समझौता भी संपन्न हुआ है। हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। आज हमने पुनर्विकसित हनीमाधु एयरपोर्ट का उद्घाटन किया है। अब ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में भी तेजी लाई जाएगी। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। 6 अन्य आइलैंड पर भी शीघ्र काम पूरा किया जाएगा। ये प्रोजेक्ट 30,000 लोगों को साफ पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे। मालदीव में मोइजू के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के रिश्ते तल्ख हो गए थे। मोइजू की पहचान भारत विरोधी नेता के रूप में रही है। चीन समर्थक मोइजू इंडिया आउट के नारे के साथ सत्ता में आए थे। भारत सरकार ने मालदीव से अपने सभी सैनिक वापस बुला लिए थे, जिससे दोनों देशों के बीच रिश्तों में असर पड़ा। लेकिन शायद जल्द ही मोइजू को समझ आ गया कि भारत से बिगड़े रिश्ते उन्हें कितने भारी पड़ रहे हैं। यही वजह है कि अब उनके सुर बदले बदले नजर आ रहे हैं। इससे पहले रविवार को भारत पहुंचे मोइजू ने कहा कि भारत मालदीव का मूल्यवान साझेदार और मित्र है। भारत मालदीव का रिश्ता मजबूरी नहीं बल्कि आपसी सम्मान और साझा हितों पर बना है। मालदीव भारत के साथ मजबूत और रणनीतिक संबंध जारी रखेगा और क्षेत्रीय स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए संयुक्त रूप से काम करेगा। मोइजू ने कहा कि मालदीव कभी भी ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे भारत की सुरक्षा प्रभावित हो। भारत यात्रा के साथ ही मोइजू ने भारतीय पर्यटकों से वापस आने का आह्वान भी किया। उन्होंने कहा कि भारतीय हमेशा से सकारात्मक योगदान देते रहे हैं। हमारे देश में भारतीय पर्यटकों का स्वागत है। दरअसल मालदीव की अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा पर्यटन पर निर्भर है। सबसे ज्यादा भारतीय मालदीव घूमने जाते हैं, लेकिन रिश्ते खराब होने के बाद भारतीयों ने मालदीव जाना कम कर दिया। भारत विरोध की वजह से मालदीव की अर्थव्यवस्था लगातार खराब हो रही है, जिसकी वजह से मोइजू बैकफुट पर हैं। रविवार को विदेश मंत्री एस जयशंकर ने मोइजू से मुलाकात के बाद कहा कि वो भारत मालदीव संबंधों को बढ़ाने के लिए मोइजू की प्रतिबद्धता की सराहना करते हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की ओर से कहा गया कि भारत मालदीव के साथ अपने संबंधों को बहुत महत्व देता है। मोइजू की भारत यात्रा से दोनों देशों के बीच सहयोग और लोगों के बीच मजबूत संबंधों को और गति मिलने की उम्मीद है। ऐसा है, मालदीव का इकोनॉमी ठीक हालत में नहीं है। डेट बहुत है और
इसलिए भारत का सपोर्ट चाहिए। हम कुछ सपोर्ट दिया है, मेरे ख्याल से और सपोर्ट देंगे। तो वो भी एक कारण है कि वो प्रेसिडेंट मोइजू अभी इधर आया है। चीन के बहकावे में आकर मोइजू ने एंटी इंडिया कैंपेन को हवा दी थी। उनके मंत्रियों ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ बयानबाजी की थी। मोइजू को लगा था कि भारत विरोध के बदले चीन से उसे बड़ा आर्थिक सहयोग मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उल्टा भारत विरोध की वजह से मालदीव की आर्थिक हालत खराब होने लगी और अपने ही देश में मोइजू का विरोध होने लगा। यही वजह है कि अब मालदीव सरकार भारत से रिश्ते सुधारने में लगी है। इससे पहले मोइजू जून में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में भारत आए थे। नवंबर में COP28 के दौरान प्रधानमंत्री से मिले थे। श्रीलंका की तरह मालदीव भी भारत का अच्छा पड़ोसी रहा है, लेकिन मोइजू सरकार के आने के बाद रिश्ते बिगड़ गए। अब मालदीव के मंत्री भी खुलकर कह रहे हैं कि मोइजू को कुछ गलतफहमियां हो गई थीं, जो अब दूर हो गई हैं। आइए आपको दिखाते हैं कि मालदीव के लिए भारत क्यों अहम है। टूरिज्म को मालदीव की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माना जाता है। GDP का 28% हिस्सा टूरिज्म का है। सबसे ज्यादा भारतीय पर्यटक ही मालदीव जाते हैं। 2022 में 2,41,000 भारतीयों ने मालदीव का टूर किया था। भारत विरोध की वजह से मालदीव का टूरिज्म सेक्टर बुरी तरह से प्रभावित है। कर्ज की मार झेल रहे मालदीव पर दबाव और ज्यादा बढ़ गया है। डिफेंस और सिक्योरिटी सेक्टर में 1988 से भारत मालदीव को सहयोग दे रहा है। 2016 में इस संबंध में एग्रीमेंट हुआ, जिससे इसे और बढ़ावा मिला। भारत मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स को डिफेंस ट्रेनिंग की जरूरत का सामान मुहैया कराता है। बीते एक दशक में भारत ने मालदीवियन नेशनल डिफेंस फोर्स के 1500 से ज्यादा सैनिकों को ट्रेन किया है। मालदीव की एक कंसिस्टेंट पॉलिसी होनी चाहिए। इनकंसिस्टेंट होती है, कभी भारत भगाओ तो कभी मोदी भगाओ तो कभी कि भारत के साथ कोऑपरेशन की बात भी आ जाती है, तो शक के दायरे में रहता है। और हमारा पड़ोसी देश है मालदीव। मालदीव से हमारे ट्रेड और रिलेशंस मजबूत होने चाहिए और कोऑपरेशन होना चाहिए। ये अच्छी बात है, हम इनका स्वागत करते हैं। मालदीव के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में भी भारत की अहम भूमिका है। मालदीव के कई बड़े एयरपोर्ट्स तैयार करने में भारत की अहम भूमिका रही है। ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट इसका उदाहरण है। इस प्रोजेक्ट के लिए भारत ने $50 करोड़ की मदद दी है। मालदीव के इंदिरा गांधी मेमोरियल हॉस्पिटल के विकास के लिए भी भारत सरकार ने 52 करोड़ रुपए दिए हैं। 2014 में मोदी सरकार के आने के बाद मालदीव के साथ भारत का व्यापार 4 गुना बढ़ा है। 2022 में कारोबार $50 करोड़ तक पहुंच गया, जबकि 2014 में ये सिर्फ $17 करोड़ था। भारतीय कारोबारियों और टूरिस्टों के मुंह मोड़ने की वजह से मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार सिर्फ $40 करोड़ ही रह गया है। इससे सिर्फ 1.5 महीने का ही खर्च चल सकता है। यही वजह है कि मोइजू गिड़गिड़ा रहे हैं। भारत रवाना होने से पहले उन्होंने कहा कि मालदीव आर्थिक संकट से जूझ रहा है और मुझे भरोसा है कि भारत हमारी मदद करेगा। और अब बात हरियाणा और जम्मू कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव और उसके रिजल्ट को लेकर। कल ये साफ हो जाएगा कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनेगी, हरियाणा का पहलवान कौन होगा और कौन घाटी में बलवान होगा। ये सब कुछ पता चल जाएगा बस कुछ घंटों के बाद। कौन बनेगा हरियाणा का पहलवान? हरियाणा में बीजेपी लगाएगी हैट्रिक। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। 10 साल बाद कांग्रेस करेगी वापसी। कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, ये देखिए, ये हमारा चिन्ह है, ये कांग्रेस पार्टी का चिन्ह है। इसका मतलब डरो मत, अभय मुद्रा। जन्नत की जंग, कौन पड़ेगा भारी? इंशाअल्लाह नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस बहुत अच्छे
आ जाएगी। घाटी की लड़ाई, फैसले की घड़ी आई। सिंहासन की फाइट, मुकाबला टाइट। कौन बनेगा सिकंदर, किसकी विजय? जम्मू कश्मीर और हरियाणा में अगली सरकार किसकी होगी, इसका काउंटडाउन शुरू हो गया है। चंद घंटों में सारी तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता का फाइनल कौन जीतेगा। हरियाणा में बीजेपी सत्ता की हैट्रिक लगा पाएगी या फिर कांग्रेस 10 सालों बाद सत्ता में वापसी करेगी। बस कुछ ही घंटों में ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि सत्ता के सिंहासन पर किसका कब्जा होगा। हरियाणा के साथ जम्मू कश्मीर में हुए विधानसभा चुनाव की तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर घाटी की लड़ाई में कौन भारी पड़ेगा। जम्मू कश्मीर में भी 10 सालों बाद विधानसभा चुनाव हुए हैं। ऐसे में बीजेपी को भी उम्मीद है कि वो सत्ता में वापसी कर पाएगी या फिर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस का गठबंधन भारी पड़ेगा। इन सारे सवालों के जवाब कुछ ही घंटों में मिल जाएंगे। वोटों की गिनती के बाद ये साफ हो जाएगा कि दोनों राज्यों में किसकी सरकार बनने जा रही है। लोकसभा चुनाव के बाद हरियाणा और जम्मू कश्मीर ये दो पहले राज्य हैं जहां विधानसभा के चुनाव हुए हैं। ये चुनाव बीजेपी और इंडिया गठबंधन दोनों के लिहाज से जरूरी है। इन दोनों राज्यों के परिणाम में ये तय होगा कि आखिर देश में क्या माहौल है, आखिर सियासी हवा का रुख किस ओर है। हालांकि सभी दलों के अपने अपने जीत के दावे हैं। हरियाणा में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं। एग्जिट पोल के नतीजे में कांग्रेस का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। एग्जिट पोल में हरियाणा में कांग्रेस अकेले दम पर पूर्ण बहुमत से सरकार बनाती नजर आ रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर कांग्रेस सत्ता में वापसी कर सकती है। असली तस्वीर तो वोटों की गिनती के बाद साफ हो पाएगी। अब देखना होगा कि जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। लेकिन सभी पार्टियों के अपने अपने जीत के दावे हैं। कोई खुद को किसी से कमजोर नहीं समझ रहा। कांग्रेस झूठ की राजनीति करती है। कांग्रेस झांसा झूठ और लूट की राजनीति करती है और हरियाणा के लोग इस बात को समझ चुके हैं। हरियाणा ने यह बड़ा मन बना लिया है। तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक सरकार बन रही है। परसेंटेज को देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हलके में 5% डाउन गया, कम हुआ। मेरे हलके में 3% बढ़ा है। इसका मतलब कि कांग्रेस के प्रति लोगों का आकर्षण कम हुआ है। अगर भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिसको वो मुख्यमंत्री पेश कर रहे हैं, उसके अपने हलके में 5% मतदान गिरा है, ये तो आंकड़ों की बात है, और मेरे हलके में बढ़ा है, इसका मतलब भाजपा को लोग पसंद कर रहे हैं। कांग्रेस के पक्ष में लहर चल रही है, भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। भारी बहुमत से कांग्रेस सरकार बनने जा रही है। लेकिन भाजपा ने तो कहा है पूर्ण बहुमत आएगा एक बार फिर से। और क्या कहे वो, और क्या कहे, लेकिन लोग क्या कह रहे हैं वो देखना, 8 तारीख को देखना आप। भाजपा जा रही है, कांग्रेस आ रही है। लेकिन सुबह से सर आंकलन आपका क्या कह रहा है, कितनी सीटें कांग्रेस को? भारी बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा की किस्मत बदलेगी ये फाइट। और ये कॉन्टेस्ट जो है, वैसे तो मैं कहूंगी कि एक तरफा मामला है हरियाणा में आज के दिन, और लोग दिखा भी रहे हैं। तो भाजपा आपके लिए वेलकम ग्राउंड क्यों हरदम तैयार रहती है? क्योंकि वो खुद इतने कमजोर हैं। भाजपा इतनी कमजोर हो चुकी है कि वो ढूंढ रही है। लेकिन देखो, कांग्रेस पार्टी और हम अपनी नीति पर, अपने नेतृत्व पर हम मजबूत हैं। हालांकि आप कम बोल से कि मोर देन 35 सीट्स हम जम्मू प्रोविंस से लेंगे और जो बाकी हैं वो हम कश्मीर से लेंगे। और कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी पहले से बड़ी बेहतर स्थिति में आएगी। यहाँ पर भी हमारा खाता खुलेगा। तो मुझे लगता है कि उनका ओपिनियन जो पोल है वो कुछ हद तक, काफी हद तक ठीक है। सरकार तो कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाएगी और कंफर्टेबल मेजॉरिटी से बनाएगी। हमारी प्रदर्शन बेहतर होगा इससे जो दिखाया गया है। हरियाणा में 2 करोड़ 3 लाख से ज्यादा मतदाताओं ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया, जिसमें 1 करोड़ 7 लाख से ज्यादा पुरुष मतदाता हैं। तो महिला वोटर की संख्या 95,78,000 से ज्यादा है। हरियाणा में 4,70,000 मतदाता ऐसे हैं जिन्होंने पहली बार वोट डाला। हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुल 1,031 उम्मीदवार मैदान में हैं। इनमें 101 महिलाएं हैं।
हरियाणा में इस बार के चुनाव में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के साथ कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। हरियाणा के रण में दिग्गजों की बात करें जिनकी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, उसमें नायब सिंह सैनी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा, अनिल विज, कंवर पाल, आदित्य सुरजेवाला, विनेश फोगाट, दुष्यंत चौटाला, दिग्विजय चौटाला, गोपाल कांडा, अर्जुन चौटाला, भव्य बिश्नोई, दीपक हुड्डा। बात अगर जम्मू कश्मीर की करें, यहां 88 लाख से ज्यादा मतदाता हैं, जिसमें 45 लाख से ज्यादा पुरुष और 43 लाख से ज्यादा महिला वोटर हैं। घाटी में पहली बार मतदान करने वाले वोटर्स की संख्या 4 लाख से ज्यादा है। जम्मू कश्मीर के चुनाव में कुल 873 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई है, जिसमें कुल उम्मीदवार 873, बीजेपी 62, कांग्रेस 39, पीडीपी 80, एनसी 56, डीपीएपी 23, बीएसपी 28, निर्दलीय 346। जम्मू कश्मीर के चुनाव में भी कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, रविंद्र रैना, इल्तिजाम मुफ्ती, सकीना मसूद, शगुन परिहार, गुलाम अहमद मीर, सोफी यूसुफ, शक्तिराज परिहार, गुलाम नबी लोन, मुश्ताक अहमद शाह बुखारी, चौधरी जुल्फिकार अली जैसे कई दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। अब सभी को इंतजार है तो बस काउंटिंग का, जिसके बाद ये साफ हो जाएगा कि जनता ने किसके ऊपर भरोसा जताया है और किसकी उम्मीदों को झटका लगा है। दोनों राज्यों के लिहाज से ये चुनाव काफी अहम है। जम्मू कश्मीर और हरियाणा के सियासी समीकरण पूरी तरह से अलग है। अब देखना होगा कि जनता किस पर भरोसा करती है, सरकार बनाने के किसके दावे दमदार होंगे। बस इंतजार है, सारी तस्वीर कुछ ही घंटों में साफ हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। राजस्थान में साई परीक्षा 2021 में धांधली करने वाले शातिर सॉल्वर वर्षा बिश्नोई को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25,000 की थी इनामी वर्षा को कोटा से पकड़ा गया। दरअसल जोधपुर रेंज आईजी की टीम ने वर्षा को गिरफ्तार किया और वो 6 महीने से स्टूडेंट बनकर फरारी काट रही थी। शिकंजे में जोधपुर के लेडी मुन्ना भाई, एसआई पेपर लीक की मोस्ट वांटेड धरी गई। एसओजी का ऑपरेशन डॉक्टर फिक्स इट पूरा। जोधपुर पुलिस की गिरफ्त में खड़ी युवती की करतूत आपको हैरान कर देगी। ये जयपुर एसओजी की मोस्ट वांटेड वर्षा बिश्नोई है, जो 6 महीने से फरार चल रही थी। पुलिस ने इसके खिलाफ 25,000 का इनाम घोषित कर रखा था। राजस्थान एसआई परीक्षा 2021 के पेपर लीक में आरोपी वर्षा बिश्नोई को जोधपुर आईजी की टीम ने कोटा से पकड़ा है। वो नाम और पहचान बदलकर पीजी में रह रही थी और खुद को स्टूडेंट बताती थी। यह बहुत ही शातिर थी। इसने अपने सारे मानवीय संपर्क सूत्र तोड़ रखे थे। तकनीकी तौर पे बहुत दक्ष थी। यह सामान्य मोबाइल फोन का या सामान्य फोन प्रोटोकॉल का इस्तेमाल नहीं करती थी। बहुत विशेषज्ञ की तरह काम करते हुए ये तकनीकी रूप से कार्य करती थी। फर्जी इसने कोई आधार कार्ड दिया और उसके आधार पे वहां पे कोटा में जवाहर नगर इलाके में पेइंग गेस्ट बनकर स्टूडेंट बनकर रह रही थी। वर्षा बिश्नोई जोधपुर में सरकारी टीचर थी और सॉल्वर बनकर प्रतियोगी परीक्षाओं में दूसरे अभ्यर्थियों की जगह एग्जाम देती थी। पुलिस के मुताबिक वर्षा कई बार डमी कैंडिडेट के रूप में एग्जाम दे चुकी है। 2021 में एसआई जगदीश सिहाग ने उसे अपनी बहनों इंदुबाला और भगवती की जगह सॉल्वर बनाकर परीक्षा में बिठाया था। एग्जाम देने के बदले वर्षा बिश्नोई ने 15-15 लाख रुपए लिए थे। एडमिट कार्ड में उसने खुद की फोटो लगाई थी और 13 सितंबर 2021 को जोधपुर के झोटवाड़ा खिरणी फाटक पे एग्जाम सेंटर में परीक्षा दी थी। एसआई परीक्षा में धांधली का खुलासा होने पर एसओजी के निशाने पर एसआई जगदीश सिहाग आया। उससे पूछताछ में जोधपुर के ग्रेड फर्स्ट टीचर वर्षा बिश्नोई का नाम आया था, जो कई सालों से लेडी मुन्ना भाई बनकर प्रतियोगी परीक्षाएं दे रही थी। एसओजी ने वर्षा को पकड़ने के लिए दबिश दी, लेकिन वो पहले ही फरार हो गई। वर्षा की गिरफ्तारी के लिए एसओजी ने ऑपरेशन डॉक्टर फिक्स इट चलाया। उसकी लोकेशन कोटा में मिलने के बाद तड़के पुलिस जवाहर नगर पहुंची। इस तरह से 6 महीने की कड़ी मशक्कत के बाद वर्षा कोटा से धरी गई। वर्षा बिश्नोई जो पिछले करीब 6 महीने से इनाम घोषित होने के बावजूद पुलिस को चकमा देकर लगातार कच्चा देकर फरार रहने में कामयाब थी। उसको कोटा के कोचिंग इलाके में जवाहर नगर इलाके में एक घर में फर्जी कागजातों के आधार पर अपनी पहचान छुपाकर पेइंग गेस्ट बनकर विद्यार्थी बनकर रहते हुए गिरफ्तार किया है।
25,000 रुपए का इनाम है वर्षा बिश्नोई पर। कोटा में वर्षा स्टूडेंट बनकर एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर के घर में नाम पता बदलकर रह रही थी। उसने अपना नाम विमला रख रखा था और फर्जी आधार कार्ड भी बनवा लिया था। पेपर लीक के आरोपी एसआई जगदीश का चयन 2014 में सब इंस्पेक्टर के पद पर हुआ था। पहली नियुक्ति में ही वो एक मामले में रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। हालांकि बाद में वो बरी हो गया और अक्टूबर 2022 तक जैसलमेर में तैनात रहा। बाद में उसका तबादला भरतपुर में एसपी ऑफिस में हो गया था, जहां से उसे गिरफ्तार किया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली। साईं बाबा पर संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है। लखनऊ में साईं बाबा की मूर्ति हटाने के मामले में सुश्री चतुर्वेदी की गिरफ्तारी हुई। उनसे खास बातचीत की हमारे संवाददाता अखंड प्रताप शाही ने। सनातन देवी देवताओं के साथ मंदिरों में साईं बाबा की मूर्ति का विरोध जो शुरू हुआ था, उसी के सिलसिले में जो हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं शिशिर चतुर्वेदी, उन्हें जेल तक जाना पड़ा। उन्हें गिरफ्तार किया गया था, मुकदमा किया गया उनके ऊपर और उन्हें जेल भेजा गया। हालांकि वो जेल से बाहर आ चुके हैं और इस समय हमारे साथ हैं, तो उनसे जुड़ के हम समझने की कोशिश करते हैं कि क्या था पूरा मामला। साईं विवाद को लेकर जो विवाद था, जिसके चलते आपको जेल जाना पड़ा, क्या था ये पूरा मामला? ये पूरा मामला ये था कि हमारे पथ प्रदर्शक, हमारे मार्गदर्शक, हमारे सनातन धर्म के शंकराचार्य जी ने कहा था कि साईं जो हैं मुस्लिम धर्म से आते हैं, एक फ़कीर हैं और उनको हमारे आराध्य, हमारे प्रभु श्री राम, हमारे कृष्ण जी, हमारे महादेव के बगल में लगाना कदापि उचित नहीं है। तो उनकी मूर्तियां उन मंदिरों से हटाई जानी चाहिए। तो उसी को ले करके उनके आह्वान को हम लोग उस दिन कई मंदिरों में गए। वहाँ पुजारियों से हमने निवेदन किया कि आप लोग इन मूर्तियों को साथ सम्मान के साथ उनके या तो भक्तों को दे दीजिए और या तो फिर इसका विसर्जन कर दीजिए। उनको अलग उनके भक्त कहीं मंदिर बना के इनको स्थापित कर दें। ये निवेदन लेके हम लोग गए थे और उनसे प्रार्थना की थी पुजारियों से, जिसमें 2 पुजारियों ने ये भी कहा था कि हम लोग मूर्ति अपने हटा देंगे। और उसमें हम लोग एक बात और कही थी कि किसी भी साईं भक्त का या साईं का अपमान नहीं होना चाहिए, है ना। तो ये बात हुई थी। उसमें लेकर के क्या हुआ कि इसमें एक वहाँ पर 93 साल के जो बताया जा गया हमको बाद में, वो खटिया पे लेटे हुए थे महाराज जी कोई। तो पुजारी जो वहाँ के थे, सब कई पुजारी थे, उसमें तो मेन पुजारी से उनसे हमारी बात चर्चा, ये प्रेयर हमारी हुई थी। सारी मीडिया ने उससे कवरेज किया, मीडिया साथ में थी। तो वो जो 93 साल के जो पुजारी लेटे थे, तो जब मीडिया कवरेज में पीछे जो हमारे सहयोगी खड़े थे, उन्होंने वहाँ कुछ नारे लगाए, जय श्री राम और ये सब। तो उनको डर लगा कि कहीं हम लोग मूर्ति उखाड़ने आए, वहाँ से हटाने आए हैं, फेंकने आए हैं। तो वो घबरा गए। तो हम लोग जब चले आए आराम से, इतना कहने के बाद चले आए, तो बाद में हमको काफ़ी देर बाद पता चला, काफ़ी फोर्स आई और षड्यंत्र के तहत एक व्यक्ति से वहाँ पर साइन कराया गया, एक पुजारी से, जो कि बाद में वहाँ उस वक्त थे भी नहीं। उन्होंने वो एविडेंसेस है मेरे पास, और उन्होंने ये बताया कि हमको धमकाया गया, ये सब किया गया। तो इस कारण मुझे पुलिस ने वहाँ जेल भेज दिया और उच्च अधिकारियों का ऊपर से प्रेशर आया था। तो इन सब को लेकर के मुझे भेज दिया गया और मुकदमा मेरे पर पंजीकृत हुआ। लेकिन प्रभु श्री राम की जिस पर कृपा, उसका क्यों खलता क्या। तो उसके बाद सबसे बढ़िया काम उसमें ये हुआ कि हमारे शंकराचार्य जी ने मीडिया के माध्यम से आशीर्वाद भेजा कि जिन्होंने इस कार्य को आगे बढ़ाया, उनके साथ हमारा आशीर्वाद है। तो हमारे साथ शंकराचार्य जी का आशीर्वाद है, तो हमको डर किसी शासन प्रशासन का नहीं है। और हम ये प्रार्थना जो आप पर मुकदमा किया गया था, वो किन किन धाराओं में था और कैसे जमानत कैसे मिली? देखिए, जब मैं आया हूँ, वो मेरे जो अधिवक्ता थे, उन्होंने ही वो देखा। पहले बताया गया था 151 में मुझे चालान किया गया, बाद में कुछ धाराएं बढ़ाई गई जो मैंने देखी। आज तारीख है उसी में, तो अभी मैं अदालत जा भी रहा हूँ, तो पता चलेगा क्या धाराएं लगाई गई हैं। लेकिन कुल मिलाकर के एक षड्यंत्र के तहत मुझे अपमानित करने के, क्योंकि लगातार मैं, आपने जो कई मामले इधर उठाए, तो प्रशासन परेशान था कि बार बार मुझको कभी नज़रबंद करना पड़ रहा है, कभी मुझे रोकना पड़ता है कहीं, मतलब ये तमाम प्रदर्शनों परेशान पड़ रहा है। एक जैसे भारत बांग्लादेश मैच का मैंने विरोध किया, मैंने कहा कि भाई ये नहीं होना चाहिए, जब वहाँ हिंदुओं को मार काट हो रही है, आप मैच खेलना तो ऑस्ट्रेलिया से खेल लो, इंग्लैंड से खेलो, पाकिस्तान से खेलो। मेरा जायज विरोध था, लेकिन वो एक घटना हो गई। एक आपने देखा कि निशादगंज में जो मस्जिद का विवाद था, वो वहाँ मस्जिद को जो फुटपाथ पर उन्होंने कब्जा किया था, उसको लेकर के विवाद था, उसमें भी मुझे नज़रबंद किया गया। इसके बाद साईं मूर्ति का अभी जो साईं मूर्ति का मामला आया है, इसमें आप पर धमकी देने या फिर विवाद कराने को लेके शांति भंग की आशंका में भी आपके ऊपर मुकदमा किया गया। ये मुकदमे आखिर आपको क्यों लगता है कि आखिर इस वजह से क्यों हो रहे हैं? आप सबके प्यार से
सहयोग से, आशीर्वाद से, जो मीडिया का मेरे साथ प्रेम है, इनके प्यार से मेरी जो ख्याति बढ़ रही है लगातार, उससे कुछ लोग सरकार में बैठे हुए भयभीत हैं। वो नहीं चाहते कि सनातन की आवाज़ कोई उठाए और सनातन की जायज़ आवाज़। क्योंकि अभी मैं नगर निगम गया था, अभी मैं 10 मिनट पहले, तो वहाँ पर एक हिंदू दुकानदार जो सेंट फ्रांसिस कॉलेज के सामने दुकान लगाता था, बेचारा गाड़ी बनाने का मैकेनिक का हिंदू व्यापारी था, उसकी बक्से अगर प्रशासन उठा ले गया। तो मैंने कहा भाई आपने कार्रवाई क्यों की? कहीं अवैध है वो। तो हमने कहा ठीक, सेंट फ्रांसिस के उसी गेट पे मस्जिद ने अवैध रूप से जीना, गेट, दुकानें बना रखी हैं, आपकी उस पर निगाह नहीं जाती है। तो कहने लगे अगर कोई अस्थायी कब्जा है तो मैं उसको हटाऊंगा। मतलब स्थायी कर लोगे तो जायज हो जाओगे। मतलब नगर निगम के जेडो जो हैं उनका जवाब सुनिए। मैंने कहा मैंने लव लेन पूरी अवैध पूरी गली नगर निगम कब्जा कर लिए, एक हिंदू दुकानदार नहीं आप नहीं हटा, और मैंने प्रार्थना पत्र दे रखा है। तो कुल मिला के शासन में बैठे हुए कुछ अधिकारी जो समाजवादी परस्त हैं, वो लोग ऐसे हिंदुओं को सता रहे चिन चिन के, जिससे सरकार की ख्याति खराब हो, उनका वोट बैंक खराब हो, और जिससे सरकार की विदाई हो सके। अभी यति नरसिम्हानंद सरस्वती को लेके जिस तरीके से विवाद हो रहा है, जगह जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं, इस पर आप क्या सोचते हैं? हिंदू महासभा का स्टैंड क्या है? इस पे भी मैंने बयान आपका जारी किया। मैंने कहा कि यति नरसिम्हानंद जी ने जो बोला है हम उसको सही जायज नहीं मानते हैं, लेकिन इसके साथ एक और बात है कि जब उस बयान को लेकर एक वर्ग विशेष भीड़ के रूप में उनके आश्रम को घेर लेता है, वो महामंडलेश्वर है। यति नरसिम्हानंद महाराज जी जब लखनऊ में आए थे, उनके पूरे कार्यक्रम को संचालित प्रेस क्लब में मैंने ही किया होगा, आपको शायद याद होगा। तो यति जी ने किया, उसको जायज नहीं कहेंगे, लेकिन इसको भी जायज नहीं कहेंगे जो भीड़ उनके हमला कर रही है। अगर उन्होंने कुछ गलत किया है तो उनको थाने पे जाकर FIR पंजी करके आके उन पर कार्रवाई करानी चाहिए थी। प्रदेश सरकार उस पर कार्रवाई करती। ये कौन सा तरीका है? आप भीड़ उतर इकट्ठा करोगे, हमला कर दोगे। अब योगी जी क्यों साथ बैठे हैं? भगवाधारी है यति जी हमारे, और महामंडलेश्वर है, उनके आश्रम पे हमला करना किस रूप में जायज रहेगा? कहाँ गया बुलडोजर? कहाँ ऐसे दंगाइयों की भीड़ पे कार्रवाई हो रही है? तो ये खाना पूर्ति बंद होनी चाहिए। अगर एक गलत है तो वो उससे बड़े गलत है। भीड़ के साथ हमला कर रहे हैं, तलवारें दिखा रहे हैं और असला निकाल रहे हैं और धमका रहे हैं, वहाँ पुजारियों के साथ बदतमीजी हो रही है, महाराज जी को बंधक बना लिया गया। ये सब कार्रवाइयाँ बंद होनी चाहिए। हिंदुओं की जायज आवाज़ को भी अगर आप दबाओगे पूरे प्रदेश में तो नहीं चलेगा। बाबा जी आप बहुत ईमानदार हो, लेकिन आपके अधिकारी सरकार को चला रहे हैं और गलत तरीके से चला रहे हैं। वो अखिलेश सरकार के लिए काम कर रहे हैं सब।